सभी को मेरा नमस्ते, ग्रेट मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर जो मैंने तैयार किया था वो केमिस्ट्री का था, जो कि पार्ट 1 था। ये केमिस्ट्री का बेसिक वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में हम जानेंगे अवयवीकरण के बारे में, जानेंगे शुद्ध पदार्थ के विषय में, जानेंगे शुद्ध पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो जानेंगे, जिसके अंतर्गत तत्व आएंगे। और तत्व में हम आज डिटेल करेंगे, धातु के विषय में डिटेल करेंगे। तो चलिए आज फिर से एक नई शुरुआत करते हैं बेसिक क्लास के साथ में, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अवयवीकरण क्या है। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें शब्दों का अर्थ क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारा का सारा जो साइंस होता है वो शब्दों का ही खेल होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि शब्द को जब आप समझ जाते हैं तो साइंस आपको आसानी से समझ में आने लगता है। इसी कारण से जब भी मुझे लगेगा कि कोई शब्द ऐसे हैं जो कि विद्यार्थियों को थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, तो उस शब्द को मैं क्लियर करता जाऊंगा। जैसे कि आज मैं एक शब्द को क्लियर करना चाहता हूं जिसको हम बोलते हैं क्या, अवयवीकरण। अवयवीकरण किसको बोलते हैं ये देखिएगा। अवयवीकरण क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अवयवीकरण क्या होता है? किसी भी पदार्थ को जो बनाने वाले कण होते हैं, किसी भी पदार्थ को बनाने वाले जो कण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अवयवीकरण कहते हैं। अगेन फिर से, अवयवीकरण किसको बोलते हैं? किसी पदार्थ को बनाने वाले जो कण होते हैं उन कणों को क्या कहा जाता है? अवयवीकरण कहा जाता है। साइंस फिर से बताऊं, इतनी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं है। ज्यादा अच्छा होगा कि मैं समझाऊं आपको एग्जांपल से, लाइक दैट। जैसे आप चाय बना रहे हैं, तो चाय जो हो गया वो क्या है, एक पदार्थ हो गया है। अब चाय को बनाने के लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? तो दूध का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। टेस्टी बनाना है तो उसमें अदरक डाल दीजिए। तो चाय को बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पर चाय के अवयवीकरण कहलाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, चाय क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, और अवयवीकरण क्या हो गए, ये दूध हो गया, पानी हो गया, चाय पत्ती हो गया, शक्कर हो गया, अदरक हो गया, तो ये उसके अवयवीकरण हो जाएंगे। इसी कारण से परिभाषा कैसे बोला गया है, किसी पदार्थ को बनाने के लिए जिन कणों का उपयोग किया जाता है, या किसी पदार्थ को बनाने वाले जो कण होते हैं वह उस पदार्थ के क्या कहलाते हैं? अवयवीकरण कहलाते हैं। और आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसा कि शरीर। आप इस हाथ बस को शरीर नहीं कह सकते, इस मुंडी को शरीर नहीं कह सकते, उंगलियों को शरीर नहीं कह सकते। ये सारा चीज जब एक साथ मिलता है तब वो क्या कहलाता है? शरीर। तो इस शरीर को बनाने के लिए जिन जिन अंगों का उपयोग किया जाता है वो शरीर के क्या कहलाएंगे? अवयवी अंग कहलाएंगे, या अवयवीकरण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से अवयवीकरण को आपको समझना होता है। तो किसी भी पदार्थ को बनाने वाले जो कण होते हैं वह क्या कहलाते हैं? उसके अवयवीकरण कहलाते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में ये वर्ड बार बार आता है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको समझ लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पर। आज का जो मेन टॉपिक है, पिछला मैंने क्लियर कर दिया था, द्रव्य का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। उसमें सिर्फ वर्गीकरण समझाया था मैंने, उसमें किसी टॉपिक को छेड़ा नहीं गया था। आइए अब हम डिटेल करते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। पहला आप पिछले वीडियो लेक्चर में अगर देखे होंगे तो उसमें आपको मिलेगा शुद्ध पदार्थ। समझते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, प्योर मैटर किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा सुनेगा। परिभाषा,
शुद्ध पदार्थ की परिभाषा। देखिएगा, शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं? ठीक, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा समझते हैं। ऐसे पदार्थ जिसके सभी अवयवी कण रासायनिक दृष्टिकोण से एक समान होते हैं। ऐसे पदार्थ जिसके सभी अवयवी कण रासायनिक दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, शुद्ध पदार्थ किसको बोलता है? बोलता है ऐसा पदार्थ लो जिसके सभी अवयवी कण रासायनिक दृष्टिकोण से एक समान होना चाहिए। रासायनिक दृष्टिकोण से कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपने ले लिया सोना, ले लिया चांदी, ले लिया तांबा, ले लिया ग्लूकोज, ले लिया है नमक, ले लिया है। ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। आप यदि सोडियम क्लोराइड के, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड आपके पास है, सोडियम क्लोराइड के अवयवी कण है, ये सब सोडियम क्लोराइड के अवयवी कण का, इस कण का जो रासायनिक गुण होगा वही रासायनिक गुण इन सभी अवयवी कणों का होगा। किसी का भी कुछ भी अलग रासायनिक गुण होने वाला नहीं है। फिर से एक बार देखिए, मान लीजिए ग्लूकोज अपने पास, ग्लूकोज इतने सारे अवयवी कण से मिलकर के बना हुआ है। इसके एक अवयवी कण का कोई रासायनिक गुण है, 5 रासायनिक गुण है, तो वही 5 रासायनिक गुण और जो शेष अवयवी कण है उनका भी सेम टू सेम रहेगा, रत्ती भर का भी अंतर नहीं रहेगा। तब ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। इसी कारण से परिभाषा में लिखा है ऐसे पदार्थ जिसके सभी, ऐसे नहीं बोले कि 2, 4 या 5, बोलता सभी, जितने भी सारे उसके सभी अवयवी कण रासायनिक दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा और ये ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे ऐसे ढेर सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ये सब क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। शुद्ध पदार्थ के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। शुद्ध पदार्थ के बारे में क्या जानकारी है? शुद्ध पदार्थ में आपने यदि कोई भौतिक परिवर्तन किया, शुद्ध पदार्थ में यदि आपने कोई भौतिक परिवर्तन किया तो शुद्ध पदार्थ में कोई भी, ये परिवर्तन का चिन्ह है, यदि शुद्ध पदार्थ में कोई भी भौतिक परिवर्तन आपने किया तो शुद्ध पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ में यदि आपको किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो उसमें आप क्या कीजिएगा? रासायनिक परिवर्तन कीजिए। केवल रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ही उस शुद्ध पदार्थ में परिवर्तन होता है, अर्थात उस शुद्ध पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी खास बात बता दूं, ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो तत्व भी हो सकते हैं। जैसे ये देखिए, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब क्या है? तत्व है, या ये यौगिक भी हो सकते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में 3 जानकारी आपके पास होना चाहिए कि अगर आपने शुद्ध पदार्थ में भौतिक परिवर्तन किया तो शुद्ध पदार्थ में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। दूसरा, अगर आपको शुद्ध पदार्थ में परिवर्तन करना ही है, किसी प्रकार की उसमें अशुद्धियां लानी है, कुछ भी उस परिवर्तन करना है, तो उसमें केवल परिवर्तन ला सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। तीसरा पॉइंट बोलता है कि शुद्ध पदार्थ तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है। इसी आधार पर शुद्ध पदार्थ जो रहते हैं वो आगे चल के 2 वर्गों में बट जाते हैं। पहला वर्ग कहलाता है तत्व और दूसरा वर्ग कहलाता है यौगिक। यहां पर फिर से इसका वर्गीकरण हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो नॉलेज है वो है शुद्ध पदार्थ का। अब हम देखेंगे तत्व के बारे में। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है।
चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो शुद्ध पदार्थ के प्रकार के अंतर्गत आता है वो है तत्व, मेटल। तत्व की परिभाषा देखते हैं, तत्व किसके होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। परिभाषा सुनते हैं, फिर से समझते हैं इसको। तत्व किसको बोलते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हुए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। अर्थात तत्व कैसा रहेगा, एक ऐसा पदार्थ रहेगा जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे, उसमें कोई दूसरा परमाणु होगा ही नहीं। एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे सोडियम में क्या रहेगा, केवल और केवल सोडियम के परमाणु रहेंगे। इसमें ना तो पोटेशियम का रहेगा, रुबिडियम का रहेगा, ना हाइड्रोजन का रहेगा, क्लोरीन का रहेगा, कोई भी चीज उसमें मिक्स नहीं रहेगा। सोडियम में केवल और केवल सोडियम का परमाणु रहेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तत्व कहेंगे। उसी प्रकार से एल्युमिनियम में ले लिए। एल्युमिनियम में क्या होता है, केवल एल्युमिनियम के परमाणु रहते हैं और भी किसी प्रकार का कोई कण मौजूद नहीं होता है। तो इस स्थिति में एल्युमिनियम क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। इसी कारण से परिभाषा में बोला जाता है ऐसे पदार्थ जिसमें जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है। सोडियम में केवल सोडियम के परमाणु रहेंगे, एल्युमिनियम में केवल एल्युमिनियम के परमाणु रहेंगे, और Fe में, आयरन में केवल Fe के परमाणु रहेंगे। तब ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। तो ये है तत्व की परिभाषा। तत्व के विषय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण जो होते हैं वो देखते हैं। तत्व की विशेष जानकारी क्या, तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। क्योंकि दो कारण है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल एक ही प्रकार के परमाणु है, कोई भी मिश्रण नहीं है, कोई भी और चीज मिला नहीं है, एकदम प्योर है, इसी कारण से शुद्ध पदार्थ है। और दूसरा, ये शुद्ध पदार्थ के ये जो तत्व है वो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत ही आता है, उसका क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। तो तत्व जो होता है वो क्या होता है, एकदम शुद्ध पदार्थ होता है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के तत्वों के संयोग से, विभिन्न प्रकार के तत्वों के संयोग से आप या तो यौगिक बना सकते हैं या तो मिश्रण बना सकते हैं। अर्थात रासायनिक परिवर्तन हो रहा है यहां पर, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो दूसरा इसका पॉइंट है, विभिन्न तत्वों के संयोग से आप यौगिक का निर्माण कर सकते हैं अथवा मिश्रण का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है, एक ही प्रकार के, जैसे कोई तत्व है, एक ही तत्व के नाभिकीय आवेश। तीसरा पॉइंट बोलता है एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के नाभिकीय आवेश समान होते हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट है। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के जो नाभिकीय आवेश होते हैं वो समान होते हैं। जैसे आपने एक एलिमेंट ले लिया, सोडियम ले लिया, ओके, सोडियम के परमाणु ले लेते हैं, जैसे कि पहला परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा, चौथा, ऐसे मैंने समझाने के लिए परमाणु ले लिया। तो इसका जो नाभिकीय आवेश रहेगा, एक परमाणु का जो नाभिकीय आवेश रहेगा, मान लीजिए प्लस है, तो सभी का क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लस प्लस है तो नीचे का दो माइनस हो गया। अगर सभी माइनस है तो ऊपर का सब, यानी कि जितने भी अवयव माइनस है तो सब माइनस में रहेंगे, प्लस है तो क्या रहेंगे, सब प्लस में रहेंगे। इसका आंसर बोलता है एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के जो नाभिकीय आवेश रहते हैं समान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 का धन हो गया और 5 का ऋण हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सभी परमाणुओं के नाभिकीय आवेश क्या रहेंगे,
समान रहेंगे। ये इसका तीसरा गुण होता है। और इसके गुण है वो देखते हैं। ये 3 गुण हो गए हैं। परिभाषा को मिटा देता हूं मैं। चौथा गुण क्या है? चौथा वैसे गुण तो नहीं है, बट इसकी कुछ जानकारी है। वो क्या जानकारी है देखिएगा। 2007 की गणना के अनुसार, उसके कैलकुलेशन के अनुसार अभी वर्तमान में कुल मिलाकर के हमारे पास 118 तत्व उपस्थित हैं, जिसमें से पृथ्वी के अंदर 92 एलिमेंट यानी तत्व उपस्थित हैं, और जो शेष 26 है वो नाभिकीय क्रियाओं से प्राप्त किए गए हैं। फिर से देखिएगा, 2007 की गणना के अनुसार अभी तक हमारे पास वर्तमान में कुल मिलाकर के 118 तत्व हैं, जिसमें से 92 जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो पृथ्वी के अंदर प्राप्त किए जाते हैं, और जो शेष 26 जो एलिमेंट होते हैं वो नाभिकीय क्रियाओं से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प कर सकता है कि कितने पृथ्वी पर प्राप्त है, कितने नाभिकीय क्रियाओं से प्राप्त है ये। और इसका लास्ट पॉइंट है कि तत्व का वर्गीकरण बोलता है संभव नहीं है। ध्यान से सुनेगा, तत्व का वर्गीकरण अर्थात आप तत्व को अन्य रूपों में परिभाषित या अन्य रूपों में नहीं बता सकते। ओके, लेकिन तत्वों के विभिन्न तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, तत्वों को आप अन्य रूप में या तत्वों के आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वर्गीकरण होता है, लेकिन अलग अलग तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इस आधार पर तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। यहां से केमिस्ट्री का एक नया दौर चालू होता है, एक नया टॉपिक चालू हो रहा है, जिसके आधार पर आप बहुत बहुत बेसिक चीजों को समझने वाले हैं। तो अलग अलग तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण चूंकि भिन्न भिन्न होते हैं, उस आधार पर तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है धातु, दूसरा कहलाता है अधातु, और तीसरा कहलाता है उपधातु। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियरली समझने वाले हैं धातु को। धातु एक अपने आप में चैप्टर है, वो एक छोटा सा कोई चीज नहीं है जिसको आप आधे या 5 मिनट या 10 मिनट में समझ जाएं। काफी लंबा टॉपिक है, इसलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम धातु के विषय में जानेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके कुछ भौतिक गुणों के विषय में हम लोग जानेंगे। तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है यहां पर। आगे का हम देखेंगे थोड़ी देर में धातु के विषय में। अब स्टार्ट करते हैं हम जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है, उसका पहला जो प्रकार है धातु, उसे हम समझते हैं। धातु किसे कहते हैं? धातु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मेटल। आइए समझते हैं धातु क्या होता है, मेटल क्या होता है। इसकी परिभाषा, धातु की परिभाषा, धातु किसको बोलते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसकी पहली परिभाषा है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्व को हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा समझते हैं और इसके साथ एग्जाम्पल भी समझते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं।
जैसे कि आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल आपको बताओ मैं, जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। आपने 9th में सीखा होगा इसको सिंपल तरीके से तोड़ना, 8, 2, 8 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्यों त्याग करता है, क्योंकि इसके बाद मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा। बस इतना ध्यान रखिए कि हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा अष्टक पूर्ण हो, हर तत्व ये चाहता है कि मेरे अंत में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, बस अपनी सैचुरेशन के लिए, अपनी संतृप्तता के लिए ऐसा करता है। जैसे कि हर एक इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है, कोई भी दुनिया का काम करे उसका एक ही उद्देश्य होता है, सुख की प्राप्ति करना। चाहे मैं रहूं, चाहे कोई भी रहे, कुछ भी काम करे, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उसका एक ही उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। अब सुख प्राप्त करने के अनेक साधन होते हैं, या तो आप गलत काम कीजिए या तो सही काम कीजिए। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, हर तत्व चाहता है कि मेरे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन स्थापित हो जाए। तो उसके लिए या तो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, या तो इलेक्ट्रॉन की वो साझेदारी कर लेता है। इस आधार पर हम इसको बाद में अच्छे से समझेंगे, बट इतना समझ लीजिए कि जैसे हर मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है, वैसे हर एलिमेंट संतृप्तता चाहता है कि मेरे अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता अथवा ग्रहण करता अथवा साझा करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक त्याग दिया तो इस पर एक ठो धन आना आ जाता है। उसी प्रकार से आप मैग्नीशियम का लेकर के समझ सकते हैं, परमाणु क्रमांक 12 होता है, 8, 2, 10 और 2, 12। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, तो 8 हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनावेश आ गया। कितना त्याग दिया उसने, तो इसी कारण से 2+ आया। एल्युमिनियम का ले लीजिए, 13, 8, 2, 10 और 3, 13। अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, हट गया, अष्टक पूरा हो गया। 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तो 3 ठोक धन आयन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये सब क्या है, धातु है, क्योंकि इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाया है। वैसे आवर्त सारणी में जब आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर के वर्तमान में 93 एलिमेंट ऐसे हैं जो धातु का कार्य करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने का कार्य करते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि यहां पर इसकी जो परिभाषा है वो क्लियर हो गया कि धातु किसे कहते हैं। फिर से फाइनली एक बार धातु की परिभाषा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ये इसकी पहली परिभाषा बोल सकते हो। आप चाहे तो एक दूसरी परिभाषा भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, बस आप इतना कर दीजिए। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। आप अपने से तीसरी परिभाषा तैयार कर सकते हो। ऐसे तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अष्टक पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्व को हम क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। होता क्या बच्चों, जब आपको एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो बहुत सारी चीजों का जो डेफिनेशन होता है आप खुद से भी तैयार करना चालू कर देते हो। इसी कारण से डेफिनेशन पढ़ने के बाद एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, एक बार फिर से बैक होकर के जाइए कि उसके डेफिनेशन क्या है और अपने से भी तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। तो ये है धातु की डेफिनेशंस और ये इसके एग्जाम्पल्स। तो धातु की वर्तमान संख्या आप देख रहे कितना है, 93 है। बहुत सारे धातु का आप देख सकते हैं, ये तो समझाने के लिए था। आप एग्जाम्पल और देख सकते हैं। धातु में आप देखिएगा AU, AG, CU, AL, Fe, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन, ऐसे ही हाइड्रोजन का भी छोड़ दीजिए,
ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे जो किसकी श्रेणी में आते हैं, धातु की श्रेणी में आते हैं। तो यह है धातु की परिभाषा। अब धातु के गुण, वो भी कौन सा गुण, भौतिक गुण के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। धातुओं के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, साइंस में शब्दों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं। वो शब्द है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस शब्द को पहले क्लियर कर लेते हैं क्योंकि यह शब्द अभी आने वाला है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए, इसकी दो परिभाषा होगी। पहली परिभाषा, कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वह उसका क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। फिर से, कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वह उसका क्या कहलाता है, उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इस एग्जांपल में पूछा जाए कि सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। मैग्नीशियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। ओके, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि इन्हीं संयोजी इलेक्ट्रॉनों का, अर्थात इन्हीं अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का ही तो वो क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इसी कारण से दूसरी परिभाषा बन जाती है कि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री में ये वर्ड बार बार रिपीट होता रहता है। अब हम देखेंगे धातु के भौतिक गुण। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहां पर। अब हम देखेंगे यहां पर धातुओं के भौतिक गुण। भौतिक गुण का पहला पॉइंट देखिएगा। पहला जो मैंने अभी समझाया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी हो सकती है, 1, 2 या फिर 3 हो सकती है। अर्थात धातु अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकते हैं। तो पहला भौतिक गुण है कि इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, 2 या 3। अभी जो मैंने यहां पर एग्जाम्पल में समझाया था उस बेसिस पर। दूसरा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि इसमें, इसका गुण बन जाएगा, इसमें क्या रहता है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको यहीं पर एक पॉइंट मिल जाता है। पॉइंट से पॉइंट निकल के आ रहा है कि चूंकि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं तो सीधा अर्थ होता है कि धातुओं में क्या उपस्थित रहते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तीसरी बात, चूंकि जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपको पता होगा वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। अर्थात उसमें आसानी से आप करंट भेज सकते हैं। तो धातु जो रहता है विद्युत का सुचालक होता है। आप कई बार ध्यान से पॉइंट को देखेंगे तो पॉइंट, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कोरिलेटेड होता है। और जब भी आप नोट्स बनाए तो प्रयास यही करें कि पुस्तक जब आप स्टडी करें तो देखिए कि कौन सा पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। इससे होता है क्या कि सीक्वेंसली आपको याद रहता है, क्योंकि आप जब पहला पॉइंट लिख रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरा पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाता है। काफी बेनिफिट होता है याद करने में। तो देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है। चूंकि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, इसका सीधा अर्थ होता है कि विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। ऐसे पॉइंट निकल करके भी बाहर आते हैं। चौथा पॉइंट है, विद्युत का सुचालक है, साथ में क्या होता है, ये ऊष्मा का भी सुचालक होता है। ये सुचालक तो सबको समझ में आता होगा, ये ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स देखते हैं। धातुएं जो रहती है वो सामान्य अवस्था में, सामान्य स्थिति में, सामान्य अवस्था में, ठोस अवस्था में ही होती है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद क्या, ये जो आप देख रहे हैं पोटेशियम और ये है सीजियम, ये क्या है, धातु होते हुए भी
ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे कुछ एक आध पॉइंट जो है वो मैच नहीं करते हैं तो वो अपवाद की श्रेणी में आ जाते हैं। तो पोटेशियम है और सीजियम है वो धातु होते हुए भी कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी आपके पास धातु होते हैं वो सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें आघात वर्धनीयता, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता का गुण का मतलब होता है किसी भी धातु को आप पीट पीट करके चादर के रूप में फैला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम का सीट आता है, लोहे की चादरें आती हैं, पलंग बनता है या फिर सीट बनता है ऊपर का, ठीक। ये सब पीट पीट करके आप, या फिर कभी आपने देखा होगा किसी हथौड़ी से लोहे के पीटा होगा तो फैलता है, ठीक। तो वो आघात वर्धनीयता का गुण कहलाता है। अर्थात किसी धातु को पीट पीट करके चादर के रूप में फैलाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो धातुओं में क्या होता है? आघात वर्धनीयता का गुण होता है, लेकिन इसमें अपवाद है। पोटेशियम है, सोडियम है, मरकरी है, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, हालांकि ये धातु होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें मतलब धातुओं में तन्यता, तन्यता का गुण उपस्थित होता है। अर्थात इसे हम खींच करके, धातु को खींच करके तार के रूप में डाल सकते हैं, तो ये धातु का गुण होता है। ओके, तो नेचुरली है, चूंकि इसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है तो सोडियम, पोटेशियम, मरकरी में तन्यता का भी गुण नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इनका जो गलनांक है तथा क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, परंतु अपवाद स्वरूप फिर से सोडियम, पोटेशियम और मरकरी ये धातु होते भी इनका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? निम्न होता है। तो ये काफी सिंपल पॉइंट्स है, एग्जाम में आपने 5 भी याद रखा, ठीक, तो भी सही है। बट अगर आप काफी बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा का सारा चीज मालूम होना चाहिए, कि सारे पॉइंट आउट आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट और आपको बता दूं, नंबर पॉइंट है इसका जो घनत्व है, धातुओं का जो घनत्व है वो अधिक होता है, परंतु अपवाद स्वरूप सोडियम है, पोटेशियम है और सोडियम है, ये धातु होते भी इनका जो घनत्व रहता है वो कम रहता है। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं जो आपको हेल्प करेंगे छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए, और सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपका जो केमिस्ट्री है उसको मजबूत करने में। तो आज जो मैंने बताया उसको मैं फिर से बताऊं, और हमेशा ये प्रोसेस कीजिएगा जब भी आप मोबाइल के थ्रू वीडियो लेक्चर देखें या फिर आप स्कूल कॉलेज में कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो घर में आकर के आधा घंटा रेस्ट लेकर के बिना कॉपी पुस्तक हाथ लगाए आप छत पर जाइए या फिर किसी एकांत जगह बैठिए और आंखें बंद करके सबसे पहले ये सोचिए कि किस किस टॉपिक पर पढ़ाया गया। तो टॉपिक आपको याद होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले पढ़ाया सर ने अवयवीकरण के बारे में पढ़ाया, फिर सोचे फिर कौन सा टॉपिक छेड़ा सर ने, शुद्ध पदार्थ के बारे में बताया, हाँ फिर बताया तत्व के बारे में बताया, फिर तत्व के प्रकार बताए, फिर धातुओं के विषय में चला। ये पहले मेन पॉइंट जो है वो दिमाग में आना चाहिए, फिर धीरे धीरे अंदर जाकर के सोचेंगे तो वो जल्दी रिमाइंड हो जाता है। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज का जो ये सेकंड जो बेसिक क्लास मैंने लिया वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में ना आने पर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं कि किस प्रकार का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है मेरे समझाने में। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर बताइए कि सर हाँ आप जो पढ़ा रहे हो वो अच्छा है, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छे से पढ़ करके आप अपने दोस्तों को बताइए, समझाइए, ताकि आपका जो बेसिक है वो जबरदस्त तरीके से क्लियर होते रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो ये सीरीज चल रहा है केमिस्ट्री का, इसके अलावा मैं इंग्लिश का भी सीरीज चला रहा हूं और भी एसएससी वगैरह एग्जाम्स हैं, इसके भी बहुत सारे सीरीज में चला रहा हूं, जिसका आपको यदि आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो इसका वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता चला जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर में यही समाप्त करता हूं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।